अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क में बिगड़ती कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मौजूद है और ख़ासी शिद्दत के साथ मौजूद है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने कुछ हिदायत दी हैं जिनके मुताबिक 1 से 11 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का, जहाँ पे कोरोना स्पाइक ज़्यादा है वहाँ पे तलाक होगा। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट, पार्क्स और जो होटल्स हैं उनकी बंदिश समेत और बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्ट भी जिसके अंदर एक चीज़ शामिल है जिसकी बंदिश की जाएगी। इसके साथ साथ वफाक के अंदर भी बहुत सारे इक़दाम हैं जो वफाकी हुकूमत, वफाकी इंतज़ामिया ले रही है। मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के सदर और कुछ वफाकी वज़रा भी इस वक्त इस बीमारी का शिकार हैं। इस बीमारी से लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग हैं जो जान की बाजी हार भी रहे हैं और मर जाने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इस बीमारी में जितने लोग अभी गिर रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन सेंटर्स मुल्क भर के अंदर कायम किए हैं, जिसका मकसद लोगों के अंदर इस वैक्सीनेशन के लगाए जाने और उसके खिलाफ, बीमारी के खिलाफ लड़े जाने के हवाले से ताकत किसी भी इंसानी जिस्म में पैदा करना है। बहरहाल इस बीमारी का भी 100% इलाज तो कहीं मुमकिन नहीं है, लेकिन जो ये वैक्सीन है डॉक्टर्स के मुताबिक, स्पेशलिस्ट के मुताबिक 75 से 80% तक ये असर रखती है। प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे। दो हमारे पहलू होंगे। एक तो ये कि जो हमारी मैनेजमेंट है ऑन ग्राउंड, वो किस हद तक मेक श्योर कर रही है कि SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है और आने वाले वक्त में भी होगा, ताकि ये स्पाइक जो तीसरी लहर का है, जिसको ख़तरनाक तरीन कहा जा रहा है, इस स्पाइक के अंदर, इसकी तेज़ी के अंदर कमी लाई जा सके। दूसरा पहलू आज इस पर हम बात करेंगे वो है कि ये कितनी ख़तरनाक है तीसरी लहर और कितनी तेज़ी से फैल रही है, और इसे निपटने के लिए फ़ौरी तौर पर हम क्या इक़दाम हैं जो अपने तय कर सकते हैं। इन दो पहलू पर आज बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक है। इस ब्रेक की जानिब पढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। वेलकम टू द शो हमजा साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत जितने भी मुल्हका आपके एरियाज़ आते हैं, जितनी आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, वहाँ पे कोरोना की अभी क्या सूरत हाल है और उससे लड़ने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? सर, इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली कोरोना का बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। जो हमारी पॉजिटिविटी है वो 16% पे चली गई और हालांकि बाकी पाकिस्तान की 10% है। इस्लामाबाद में इस टाइम जो एक्टिव केसेस है वो भी तकरीबन 8000 हो चुके हुए हैं और जो टोटल केसेस अभी तक रहे हैं शुरू से लेकर आज तक वो भी तकरीबन 60,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग नंबर है। हमारे हॉस्पिटल्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन है और आज से 5 दिन पहले हमने इसी की वजह से मैसिव एक कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें एक तो हम लॉकडाउन कर रहे हैं। इस टाइम पे इस्लामाबाद के 9 एरियाज हमने सील किए हुए हैं। मैसिव SOPC कंप्लायंस के ऊपर हम बंदे अरेस्ट कर रहे हैं, फेस्टिवल्स बंद कर रहे हैं, शादी हॉल्स बंद कर रहे हैं, गैदरिंग्स हर किस्म की बैन कर चुके हुए हैं। हर जगह हम कोरोना के SOPs को इन्फोर्स करवा रहे हैं। कल मैं खुद भी फील्ड पे रहा, अभी भी मैं इस टाइम मतलब रेड्स ही कर रहा हूँ। अभी किसी मार्केट के अंदर कोई खाना खाने की कोशिश कर रहे थे लोग, उनको हमने अरेस्ट किया है और समझाया भी है कि ये ऐसी चीज़ है कि इतने खतरनाक हद तक फैल चुकी है। हमारे हॉस्पिटल्स फ्लडेड होते जा रहे हैं। 64% से ज़्यादा हमारे ऑक्यूपेंसी हो चुकी हुई है और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो अब ये है कि अब कोई बेड खाली होता है तो अगला एडमिशन लेते हैं। तो सिचुएशन ये है। इसी वजह से हमने जो ये हमारे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। मतलब दवाइयाँ और हॉस्पिटल साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उस पर काम करती रहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हमने बहुत स्ट्रांगली लेना शुरू कर दिए हैं। श्राइन्स बंद कर दिए हैं। शब बरात के ऊपर जो गैदरिंग होती थी वो हमने अलाउ नहीं की और एक मैसिव ड्राइव इस टाइम पे चल रही है। तमाम ऑफिसर्स हम फील्ड में मौजूद हैं और अगले घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम पूरे इस्लामाबाद को दोबारा से बिल्कुल गैदरिंग्स को क्लियर करके फिर सांस लेंगे। अच्छा, अब हमजा ये बताइएगा कि 2 सवाल आते हैं आप से मेरे। एक तो ये कि आपने कहा कि हम काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स आप अगर शेयर कर सकेंगे, कितने लोग आपने रिपोर्ट किए और उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोई FIRs अगर हुई हो, अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया हो या उन्होंने एक्शन लिया हो। और दूसरा साथ ये बताइएगा कि जनरली लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, बिहेवियर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप फील्ड में आपने बताया आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। लोगों का क्या रिएक्शन है, वो कोरोना को एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं? जो हमने एक्शंस लिए हैं FIRs वगैरह की, तो वो तो हम तकरीबन 100 बंदे पे हमने कल भी FIR दी है। 18 बंदे तो हमने ऑन स्पॉट अरेस्ट किए हैं। बाकियों के ऊपर FIR करके हमने केस मैजिस्ट्रेट को भिजवा दिया है कि जी इनको बुलाएं, ये क्यों उन्होंने कोरोना की वायलेशंस की हैं। और होटल्स तो हम 500-600 होटल्स बंद कर चुके हुए हैं। डेली बेसिस के ऊपर दुकानें सील करते हैं जहाँ पे वायलेशंस हो रही होती हैं।
शादी हॉल्स वगैरह, वो सीलिंग हमारी पेनल्टीज बड़ी स्ट्रांगली हमारी चल रही है। जहां तक लोगों का बिहेवियर है, असल में आज से 5-6 दिन पहले तक तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कभी इस्लामाबाद में कोरोना आया ही नहीं है, इतना ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड था। लेकिन अभी जो हमने मैसिव एक्शंस करने स्टार्ट किए हैं, और दूसरा हर फैमिली के अंदर अब लोगों ने खुद देखा है कि कोरोना से वो गुजर रहे हैं, और ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि ठीक है लोग समझते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो 14 दिन की आइसोलेशन है, उसका स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, और जो टेस्ट कराने पड़ते हैं आपको, और 30-40 हज़ार का खर्चा होता है। मैं खुद क्योंकि इसमें से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब वो लोगों को एहसास हो रहा है। मैं काफी होपफुल हूँ कि अगर हमने इंतजामिया ने अगले 4-5 दिन इसी स्पीड से अपनी ये कैंपेन जारी रखी तो हमारा जो पॉजिटिविटी 16 पे चला गया, ये इंशाल्लाह हम 8 से नीचे ले आएंगे। ठीक है, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं और कितने विजिलेंट हैं सारे मामले को लेकर इस्लामाबाद के अंदर? क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर है बहुत एक आबादी है लोगों की जो रहती है, और इससे मुल्का और भी शहर हैं जहाँ पे लोग काफ़ी आते जाते हैं, तो एग्ज़िट और जो रास्ते हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर क्या मेजर्स हैं? जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वो तो हमने फिलहाल बंद नहीं किए, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाहर जा रही है उसके रूट परमिट्स हम डिक्रीज कर रहे हैं। गाड़ियों के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 100 की जगह है तो 120 बंदा बिठाया होता है, उसको हम रिड्यूस करके 50% पे लेके आ रहे हैं। बाकी शहर के अंदर आने जाने पे फिलहाल पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिविटी बरकरार रही तो फिर हमें शायद उस पर सोचना पड़े। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी आई एम वेरी होपफुल। हमने जो स्कूल्स वगैरह बंद किए हैं और रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं, मैरिजेस बंद किए हैं, 5 अप्रैल तक आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा जो पॉजिटिविटी है वो हम 8% से नीचे ले आएंगे। आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे हमजा शफकात साहब, आपके वक्त का डिप्टी कमिश्नर। बात के प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कोरोना के ऊपर गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव हैं और बड़ी करीब से इस बीमारी का मुतालिया कर रहे हैं और लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई निजात या कोई छुटकारा या टेम्परेरली कोई उनको रिलीफ मिल सके। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो हमें हमारी आवाम को, लोगों को थोड़ा सा समझाइए कि ये जो थर्ड वेव आई है ये कितनी ख़तरनाक है, कितनी तेज़ है और लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इंट्रोडक्शन का। जी हाँ, ये थर्ड वेव जो है ना, ये इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। इसमें न सिर्फ ये कि पहली वेव से भी ज़्यादा मरीज आने शुरू हो गए हैं, बल्कि ये ज़्यादा इसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी कहीं ज़्यादा है। अब आप देखने में ये आ रहा है कि पूरा पूरा ख़ानदान इससे इन्फेक्ट हो रहा है एट द सेम टाइम। और इसके अलावा भी ये है कि इसमें कुछ इसकी शिद्दत भी कुछ ज़्यादा है इस दफ़ा के। पहली जो हमने देखी थी पहली वेव समर में और सेकंड वेव नवंबर में, उनसे कहीं ज़्यादा इसकी शिद्दत है इस बीमारी में। तो ये बीमारी ख़तरनाक बीमारी है, बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसकी शिद्दत भी ज़्यादा है और हॉस्पिटल्स में तकरीबन इस वक्त बहुत ज़्यादा रश पड़ चुका है। तो ये तो आवाम को इस बात का ख्याल लोगों को सर बताइए क्या करने की ज़रूरत है, इमीडिएटली क्या करें? पहली बात तो ये कि लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये एक बीमारी, ये एक हकीकत है और ये पूरी दुनिया में 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और लाखों लोग इससे इंतकाल कर चुके हैं। ये एक हकीकत है। बहुत से लोगों में अभी भी एक तरह से एक शख्स है कि शायद ये हकीकत नहीं है। हमने अपनी आँखों के सामने लोगों को चल के हॉस्पिटल में आते हुए देखा है और फिर वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं गए। तो इतनी ये ख़तरनाक बीमारी है। बहुत से लोग आवर्स में, चंद घंटों में वो उनकी हालत जो है तो बड़ी तशवीशनाक हो गई थी। तो ये बीमारी, इससे बचना, इसका कोई इलाज नहीं है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसका कोई इलाज नहीं। इसका एक ही इलाज है कि आपने इससे बचना है। और इसके बचने के तरीके अब कब से 1 साल से सभी को बताए जा रहे हैं, हर फोरम पे बताए जा रहे हैं। मीडिया इसमें बड़ा एक्टिव है और दूसरे लोग भी बड़े एक्टिव हैं कि आपने मास्क पहनना है। एक मास्क पहनने से आप अपनी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि आपको नहीं मालूम कि आपको इन्फेक्शन है, लेकिन किसी और शख्स को वो इन्फेक्शन मुंतकिल हो सकती है। तो आपने मास्क पहनना है। फिर आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, जिसके बार बार जिक्र होता है कि आप वो फासला रखें, जो समाजी फासला है वे आप
अमल करें। तीसरा कि अपने हाथों को उनको आपने वॉश करना है, क्योंकि जब आपके हाथ टच करेंगे ऐसी सरफेस पे जहाँ के वायरस मौजूद हो, तो आप अपने हाथों को जब अपने आंख के साथ टच करेंगे तो वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो ये एहतियाती तदबीर हैं जो 1 साल से बताई जा रही हैं और इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। आपने ये भी देखा होगा बहुत से मुल्कों में उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन, घरों में लोग बंद हैं। क्यों बंद हैं? इसलिए कि वो बाहर निकलेंगे तो बीमारी फैलाएंगे। तो हमारे मुल्क में तो ये काम हम नहीं कर सकते, हम उसके मुताबिक नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे कुछ सवालात हैं और वो एक कॉमन मैन के सवाल हैं जो वो जानना चाहता है। अब हुकूमत पाकिस्तान मुल्क भर के अंदर कोरोना वैक्सीन लगा रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एक तो चीज़ ये कि जितनी तादाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों की वो वहाँ जाकर वैक्सीन लगाएगी, वो रिज़ल्ट नहीं है, उतने लोग नहीं जा रहे। लोगों के ज़हनों में कुछ डाउट्स हैं वैक्सीन को लेके, आप उस पर थोड़ी हमारी रहनुमाई कीजिए। डाउट नंबर 1 ये है कि ये जो वैक्सीन है ये कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी, यानी जो पहला कोरोना का ट्रेंड या टेम्ड जरासीम था, उसको मारने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई, निकाली गई चाइना की जानिब से। अब चल रही है तीसरी लहर, तो एक लोगों के जहनों में सवाल ये है कि वो पहली वेव वाली वैक्सीन वाले को किस तरह ट्रीट करेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो वैक्सीन है ये करामत नहीं है। इस वैक्सीन कराए जाने के बाद, सेकंड डोज लिए जाने के बाद, वो जो एक पीरियड है जिसके अंदर कहा जाता है जी 12 से 14 दिन के बाद ये वैक्सीन सेकंड शॉट के बाद असर करती है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रहा है। तो इन 2 डाउट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोगों को रिलेटेड टू दिस वैक्सीन? ये बहुत ही अहम सवाल आपने जो पूछे हैं और इसका सिंपली जवाब ये है कि एक तो हमारे यहाँ एक माइंड सेट है जो किसी किस्म की भी वैक्सीनेशन के खिलाफ है, जिसमें पोलियो वैक्सीन भी शामिल है। मैं उन लोगों को एड्रेस नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को कंसर्न एड्रेस करना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि ये वैक्सीन जो पहली, जैसे आपने कहा कि पहली वेव में बनाई गई थी, लेकिन ये वायरस की जो नई नोयत आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो एक स्पाइक है जिसके ज़रिए ये वायरस अपने आप को अटैच करता है इंसानी जिस्म के जो सेल्स हैं उसके साथ। उसमें एक थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, जो वेरिएशन आई। ये वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है। ये अभी चाइनीज वैक्सीन आ रही है, पूरा वायरस है, डेड वायरस, जिसको उन्होंने अटेनुएट करके तो उन्होंने लगाया, ये पूरा वायरस है। तो इस मुकम्मल तौर पे ये उसके साथ इफेक्टिव है। दूसरी बात आपने की कि लोगों ने दूसरा सेकंड वैक्सीन लगाने के बावजूद उनको इन्फेक्शन हो गई 2 हफ्ते के बाद, जिक्र किया। एक बात याद रखिए, यस कोई भी वैक्सीन हो वो आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। और किस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है? अगर ये आपको इन्फेक्शन कोरोना होने से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये उसके चांसेस हैं कि 74% इसकी एफिकेसी है, यानी कि 100 में मिनिमाइज 4 में से 1 शख्स को हो सकता है। मगर वो जो डिजीज होगी वो बड़ी माइल्ड होगी, वो स्वीयर नहीं होगी। स्वेरिटी की मॉडरेट टू स्वीयर डिजीज जो आपको हॉस्पिटल की तरफ ले जाए, उससे ये 100% प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, माइल्ड डिजीज हो। मैं इफेक्टिव मैसेज की तरफ आता हूं सर, आपकी तरफ वापस आता हूं और इफेक्टिव मैसेज पे जाऊंगा। अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुदस्सिर रियाज, आप डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर के। वेलकम टू द शो। मलिक साहब ये बताएं कि पंजाब हुकूमत ने, अभी सीएम साहब आए, हमने देखा उनकी टॉक्स अपने कवर की। सीएम साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए और 1 तारीख से 11 तारीख तक आप स्मार्ट लॉकडाउन का भी स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर जो है वो इतलाक करने जा रहे हैं। थोड़ी सी इसकी ज़रा स्पेसिफाई करके डिटेल आम शख्स तक बताइएगा कि आपका प्लान ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन है क्या, और किस हद तक आप इसको सीरियस लेंगे और किस हद तक एक्शन लेंगे। जी थैंक यू जी। आज ऑब्वियसली जो आपको पता है कि कोविड की जो लहर है तीसरी, वो बड़ी लिथल भी है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। और लाहौर के अंदर ये 23% को टच कर गया, जो कि पिछले जून के बराबर था। सो इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स की ज़रूरत थी और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसका ऐलान भी किया है। हम वो लेने जा रहे हैं, हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हम अब ऑब्वियसली बिजनेसेस को मैक्सिमम प्रोटेक्शन करने की कोशिश की जाएगी जब तक ये हालात काबू में नहीं आते। सो मार्केट्स जो हैं वो अब 6 बजे तक बंद रहेंगी और सैटरडे संडे को मुकम्मल बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे होंगे। ट्रांसपोर्ट को फिलहाल अभी आगे के जो सीट्स हैं तो उसके ऊपर चलने की इजाज़त है, लेकिन मे बी उस पर भी हमें नजरसानी लेटर ऑन करनी पड़े। इट टोटली डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या बन रही है।
लाहौर के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि पिछले 14 डेज के अंदर तकरीबन 11,000 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं जो हम टेस्ट करते हैं एसिम्प्टोमेटिक इसके अलावा। सो ये रेट बढ़ा हुआ है, हमारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो फुल हो चुके हैं, तो इस वजह से तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की है SOPs को इम्प्लीमेंट करवाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक बिहेवियर चेंज है वो उस तरीके से हो नहीं सका। मैं परसों मॉल रोड पे मौजूद था और एक शख्स से मैं ये बात कर रहा था कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, हम कैंपेन के अंदर मौजूद थे, और वो मुझे आगे से ये जवाब दे रहा था कि कोरोना तो है ही नहीं तो हम मास्क क्यों पहने। सो अगर ये आलम होगा संजीदगी का तो वो फिर ऑब्वियसली हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर लेने पड़ेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बिजनेसेस को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। सो ये एक ट्रेड ऑफ है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की जरूरत है। उसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेसेस भी कुछ हद तक चलते रहें और साथ साथ कोविड को भी हम इसकी प्रोलिफरेशन। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स लेती है, जिन चीज़ों का वो चाहती है इतलाक हो और फिर उसके ऊपर आप या आपकी टीम जो है वो एग्जीक्यूशन कराए, कुछ जगहों पे माइनर ब्रीचेस होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें हम देखेंगे माइनर ब्रीच है, कोई ताल्लुक वास्ता इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट ओपन कर लेगा या वो थोड़ा सा हिडन करके ओपन कर लेगा, या बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो काम चलता रहता है। अब इस काम चलने के अंदर, इस ब्रीच के अंदर नुकसान जो है वो ज़ाहिर है कई 100 का होता है, कई 100 से कई हज़ारों का होता है, फिर वो लाखों में बात चली जाती है। जब तक आप उसको 100% मेक श्योर नहीं करेंगे तो इफेक्टिवनेस नहीं हो पाएगी। इन ब्रीचेस के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस दफ़ा क्या प्लान करते चले, यूँ मुझे सवाल पुट करना था। देखिए 100% इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ की भी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली आप कोशिश करते हैं कि क्योंकि लाहौर जैसे शहर के अंदर जहाँ की आबादी 1.5 करोड़ को टच कर रही हो और आपने और भी बहुत से काम हो करने की, और कोविड अब आपकी प्रायोरिटी है, उसके अंदर हम कोशिश मैक्सिमम होती है। 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं हमारे और 7 पुलिस है, उनके जरिए हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उसमें ताजरों का बड़ा अहम रोल है, हमारे साथ वो कोऑपरेट करते हैं ऑब्वियसली विद सर्टेन रिजर्वेशंस, लेकिन कोऑपरेट जरूर करते हैं हमारे साथ वो। जहाँ पर हमें ये इतला मिलती है कि कोई ब्रीच हुई है या हमारा कोई एहलकार से मुलविस है तो हम उसको स्पेयर नहीं करते कतई भी। हमने FIRs की हैं, हमने सील किए हैं, हमने को 150 से ज़्यादा FIRs पिछले 5-6 दिनों में की हैं। हमने बल्कि जो मास्क ना पहनने पर हमने कोई 30 से ज़्यादा FIRs की हैं, 80 से ज़्यादा लोग उसमें गिरफ्तार किए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि 100% इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी होती है। उसमें या तो मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए, उसको हम स्ट्रिक्ट सुपरविजन करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे अब ऐप्स मौजूद हैं, हम उसके ज़रिए इसको ट्रैक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। कोशिश हमारी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है इसके अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, एक मलिक साहब तासुर ये पाया जाता है, चूँकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और मैं ये खुद भी विटनेस कर चुका हूँ, आपके साथ एक इंटरव्यू भी हम कर चुके हैं जब आपने स्टार्ट किया था एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर वैक्सीन का सारा आगाज़ हुआ। एक बिहेवियर है जो लोगों के अंदर पाया जाता है, फील्ड के बंदे इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, लोग वैक्सीन लगाने से रेजिस्टेंट हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। और उसकी भी आप से पहले मैं डॉक्टर साहब से भी यही बात कर रहा था, डॉक्टर जावेद हयात साहब से भी, कि लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि वैक्सीन को लेके वो रिलक्टेंट है लगाने से, या वो कहते हैं कि जी हमारे इसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं जिसको वो दूर कर रहे थे। आप ऑन ग्राउंड हैं, लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, लोग क्यों वैक्सीन नहीं लगाते? जिस तरह आपने मास्क का तो जिक्र कर दिया, वैक्सीन ना लगाए जाने का क्या रीज़न देते हैं? देखिए अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल मैं उसे टोटली एग्री करता हूँ। उसमें एक आपको मेंटालिटी मिलेगी जो कि वैसे ही वैक्सीन के खिलाफ है, उसमें बेशक पोलियो की हो या कोविड की हो। सो वो लोग तो रेजिस्ट हमेशा से करते रहे हैं और करते रहेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ये नई बीमारी थी और इसमें नॉलेज भी डेवलपिंग था, लेकिन ये जो भी वैक्सीन हम लगा रहे हैं जो चाइना से आई है, इसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है और इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट, अब फॉर एग्जांपल मैं 85,000 से ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पर लाहौर में लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स हमें रिपोर्ट नहीं हुए। सेकंड डोज अब स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट डोज होती है, फिर सेकंड डोज लगेगी, वो बूस्टर डोज है और उसके बाद बहुत हद तक इम्यून हो जाता है बंदा। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था कि कोविड फिर भी हो सकता है, लेकिन उस आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन वाली जो स्टेज है या द चांसेस ऑफ यू बीइंग एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल,
वो दे विल बी ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, वो बहुत उससे बेहतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसका फायदा है। मुझे बताइएगा कि कल से आप जो है गालिबन 50 ईयर प्लस वाली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं NCOC की हिदायत के मुताबिक। अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये बताइएगा उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह केटर करेंगे, क्योंकि एक और लार्जर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जो पार्ट बन जाएगी आपकी वैक्सीन लगवाने की सारी ड्राइव का। रश सुना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है सेंटर्स पर। तो देखिए अभी तक जो पिन कोड्स के जरिए जिनको पिन्स आए हुए हैं डेटाबेस में, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उन्हीं को वैक्सीन लगा रहे हैं। अभी तक तो 60 साल से ऊपर को लग रही है। 50 से ऊपर की अभी तक हमारे तक डायरेक्टली इतला नहीं आई है, लेकिन अगर उनको पिन्स आ गए तो ऑब्वियसली हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल है। आप जब लास्ट टाइम आए थे एक्सपो सेंटर में मौजूद था। अब हमने एक और भी आज ओपन किया है, वो हमने सिटी एरिया में किया है मीनार पाकिस्तान के साथ, जिसकी जो केटर फॉर कर सकते हैं 2 से 3 हज़ार लोगों को पर डे। सो हमारे पास अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं उनको। वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल है और भी वैक्सीन आ रही है। जो 50 प्लस जब गवर्नमेंट हमें कह देगी इमीडिएटली तो हम इंशाल्लाह उसको केटर करेंगे जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू को आगे हम कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर जावेद हयात खान साहब के साथ। अभी प्रोग्राम में वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, फॉर्मर स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब के साथ साथ डॉक्टर जावेद हयात खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कोरोना वाले सारे मामले को आप बड़ी करीब से देख रहे हैं और इस पर आप डेफिनेटली एक राय भी रखते हैं और आप काफ़ी वेल स्पोकन भी हैं सारे मामले पर। ये बताइए सर, एक आम शख्स का सवाल वो ये है कि जब भी कोई बीमारी आती है तो जितने डॉक्टर साहिबान हैं या हमारे जितनी भी डॉक्टर्स की कम्युनिटी है वो मरीज़ को उस मर्ज़ से लड़ने के लिए मुख्तलिफ़ तौर पे आगाही कैंपेन करती रहती है या उसको मशवरा देती रहती है या ये कह लीजिए उसको डराती रहती है। कोरोना की कैंपेन को लेके इफ़ेक्टिव मैसेज वैक्सीन लगाए जाने के हवाले से एक राय ये पाई जाती है कि वो नहीं कायम हो पाया। आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो क्या आपके ख्याल से रीज़न है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जी, और मैं ये बात पहले भी मीडिया पे कर चुका हूँ। अच्छा। कि वैक्सीन एक तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वही तदारक है इस बीमारी के फैलाव को रोकने का। तो चूंकि वही एक हमारे पास वेपन है तो इसलिए उसके बारे में मालूमात जो हैं लोगों तक वो सही आसान जुबान में सही हकायक के साथ पहुंचानी बहुत ज़रूरी है और बार बार पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि हमारी कम्युनिकेशन कैंपेन जो है वैक्सीन्स के हवाले से वो इतनी कामयाब नहीं रही, और मेरा ख्याल है कि उसमें अब भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सर देखिए, मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है, अब तो ज़ाहिर है इसको 1 साल जैसा हो चुका है, आप मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, स्टॉप कैप अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए था उसूली तौर पे कि जितने हमारे सेंटर्स हैं वो खचाखच भर रहे होते और वहाँ पे लोगों का सैलाब उमड़ाया होता, क्योंकि एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जिसके बारे में कहा जाता है कि 70-75% ये वैक्सीन के ख़िलाफ़ लड़ने में कामयाब है, लेकिन ये नहीं हो पाया। ना होने की बड़ी रीज़न्स में आपको क्या रीज़न लगती है? वही जो जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि लोगों के ज़हनों में वैक्सीन के बारे में बहुत सारे गलत तसव्वुरात हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, सवालात हैं, और उनके तसल्ली बख्श जवाब उनको ऑफिशियल चैनल से जिस तरह मिलने चाहिए उस तरह नहीं मिल पाए। और मुझे जो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज बात इस सारी सूरत हाल में लगी वो ख़ास तौर पे ये है कि चलें आप 60 इयर्स और अबव के जो लोग हैं उनके बारे में तो ये कह सकते हैं कि जी वो ले पर्सन्स हैं, उनको पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन लगवाने का बजा तौर पे इकदाम किया और उनको तरजीही बुनियादों पे वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम किया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल नहीं है, बल्कि मुकम्मल क्या बहुत गैर तसल्ली बख्श रजिस्ट्रेशन है हमारे हेल्थ वर्कर्स की भी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि
हमारे हेल्थ वर्कर्स क्यों रजिस्टर नहीं करवा रहे और क्यों अपने वैक्सीन नहीं लगवा रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं नहीं समझता कि इसका किसी के पास भी कोई तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं शायद उनके पास कोई जवाब हो। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपके पास कोई इस चीज़ का जवाब है कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगानी है, वो बेसिकली वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो किस तरह बाकी लोग लगाएंगे वैक्सीन? ये बिल्कुल बात ठीक है। शुरू में हमें काफ़ी मुश्किलात आई थी, मेरे अपने इंस्टीट्यूट में भी बहुत से लोग रिलक्टेंट थे। वो बेसिकली बहुत सी जो ऐसे हैं वो बेस्ड हैं डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पे। आजकल के मीडिया में जो छोटी सी एक बात होती है उसको बहुत उछाला जाता है, जैसे कि अभी फाइजर की जो वैक्सीन है उसके थोड़े से लोगों को जो ब्लड क्लॉट बने थे, किस तरह से पूरे यूरोप में बहुत से मुल्कों में उसको बंद कर दिया गया था। तो वो खदशात होते हैं। फिर बहुत सी जो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाए, जिसमें हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनका अपना भी थोड़ा सा कसूर है कि वैक्सीन की जब बात चली थी तो वो जो सवालात बना दिए जाते कि उनके मुताबिक कि जी जैसे एक और बहुत सी ख़वातीन जो थी वो इसे नहीं लगवाना चाहती कि इसका इफ़ेक्ट फर्टिलिटी पे होगा, इसका प्रेगनेंसी पे होगा, इसका जो फीडिंग पे होगा। इस तरह के जो सवालात थे उनके एक ब्रोशर बना के या मीडिया के ज़रिए उन सवालात को एड्रेस किया जाता है वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करने से पहले। इसी तरह सारे इंस्टीट्यूशन में जहाँ कहीं हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको भी एक तरह से कैंपेन करके बता दिया जाता है कि यही एक तरीका है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं, आप फ्रंट लाइन वर्कर्स इसको जरूर लगवाएं, इसके अलावा कोई दूसरा आपका तरीका नहीं है जिससे आप बच सकेंगे। तो आई थिंक इसमें डॉक्टर मिर्जा साहब ने जिस तरह बताया कि बहुत सी हमसे कोताही हुई है और इसमें हमारा किसी हद तक कसूर भी है कि हमने लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई, लोगों तक नहीं बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स तक भी ये बात नहीं पहुंचाई गई और जो डिसइंफॉर्मेशन उसको क्लैरिफाई नहीं किया। अभी भी इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। अभी की फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगा, अभी तो ये चलेगा सारे समर तक। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन को और बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि इसकी वैक्सीन को ना इसका फ़ायदा। एक और चीज़ इस यहाँ पे मैं आपको कहते चलूँ, आजकल बहुत से ये बातें की जा रही हैं जिसके मतलब आपने भी थोड़ा सा इशारा किया था कि लोगों को वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर को ने जब कोरोना हुआ तो अक्सर हेडलाइन ये बना रही थी कि उनको वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना हो गया। अब ये इस तरह की जो हेडलाइंस हैं, इस तरह की जो सेंसेशनल न्यूज़ हैं, दैट सेंड्स ए वेरी रॉन्ग सिग्नल। बार बार क्लियर कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज से, मॉडरेट डिजीज से जो आपको हॉस्पिटल लेके जाए उससे बचाएगी। उसकी बेहतरीन मिसाल प्राइम मिनिस्टर खुद हैं कि वो चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह ही विल बी एबल टू गो बैक टू वर्क। तो ये मैसेज इस तरह से जाना चाहिए कि ये वैक्सीन एक तो इसका वक्त लगता है, दूसरा ये आपको बचाएगी। तो ये बात हमारी डॉक्टर मिर्जा आपसे सर सवाल ये है और थोड़ा सा अवामी सवाल है। एक तो खैर पहले कंसर्न है वो ये कि बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं और इस बीमारी को छुपा के रखते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें कोविड है या उन्हें तकरीबन 90% सिम्टम्स कोविड वाले होते हैं, उसके बावजूद वो पब्लिक मैनूवरिंग कर रहे होते हैं, घुल मिल रहे होते हैं लोगों से। जो बताएं या ना बताएं, दोनों सूरतों में जिसकी इनिशियल स्टेज है और उसको डिटेक्ट हो जाते हैं सिम्टम, वो अपनी करंट कंडीशन को बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें हैं जो खुद कर सकता है? देखें जी, इसमें जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमें ये बड़ा क्लियरली बताते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग जो हैं जिनको कोरोना होता है और वो पॉजिटिव होते हैं, वो बगैर किसी सिम्टम के खुद ही 10 से लेके 14 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाते हैं, शफायाब हो जाते हैं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती सिवाय इसके कि अगर उनको अपना पता चल जाए कि वो कोविड पॉजिटिव हैं तो उनको सिर्फ आइसोलेट करना होता है और घर में आराम करना होता है। जो बाकी 30% हैं वो एक स्पेक्ट्रम है कि जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, यानी बहुत कम सिम्टम्स, फिर दरमियाने दर्जे की बीमारी और फिर बहुत शदीद बीमारी। शदीद बीमारी जो है वो 5% से कम लोगों को होती है और लिहाजा इसका जो जिसे हम मेडिकल की जुबान में प्रोग्नोसिस कहते हैं या
इस बात का इम्कान कि आप इस बीमारी से किस हद तक मुतासर होंगे वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। और इसीलिए यानी बड़ी तादाद लोगों की जिनको कोविड होता है वो शफायाब हो जाते हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर आपको पता चल जाए अपने कोविड का आप पॉजिटिव हैं तो एक तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। दूसरे ये है कि आपको सिम्टम्स हों या ना हों आपको रेस्ट करना चाहिए और अपनी न्यूट्रिशन ठीक करनी चाहिए। और इसके बाद ये कि आपको जो है अगर छोटे मोटे सिम्टम्स हैं तो उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। मसलन अगर हल्का बुखार है तो बुखार की दवाई ले लें, अगर हल्का आपको सर दर्द है तो सर दर्द के लिए दवाई ले लें, जिस्म में दर्द है तो जिस्म के दर्द के लिए, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और ज्यादातर लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो ये इसका एक बड़ा मुस्बत पहलू है कि लोगों को शदीद बीमारी का सामना ज्यादातर को नहीं करना पड़ता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर आपको अपने स्टेटस का पता चल गया और आप पॉजिटिव हैं इसके बावजूद आप घूमते फिरते हैं तो ये न सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा आप अपने लिए आपके अपने लिए नुकसानदेह है बल्कि माशरे में आपकी वजह से, चाहे आपको बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है लेकिन आपकी वजह से ये वायरस जो है दूसरों तक फैल सकता है। लिहाजा आपकी ये इंफरादी भी और माशरती जिम्मेदारी भी है कि आप अपने आप को आइसोलेट। इंफरादी और माशरती जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें और इस बीमारी को दूसरे लोगों तक ना। मुमकिन है कि आपकी बॉडी इतनी ताकतवर हो कि इस वायरस को बर्दाश्त कर जाए लेकिन किसी और का जिस्म इतना ताकतवर ना हो कि इस बीमारी से लड़ सके। हमारे साथ डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब मौजूद थे, फॉर्मर स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन हेल्थ थे। ये डॉक्टर जावेद हयात खान साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों साहिबान के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।